10 मार्च 2019 फिलीपींस के लापू-लापू शहर से फिलीपींस पुलिस के पास कॉल आती है। कॉल करने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने फोन करके पुलिस को एक सूचना दी। पुलिस वाले सूचना पाते ही उनके खेतों में जाते हैं। वहां पर जाकर जैसे ही वहां का नज़ारा पुलिस वालों ने देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल की होगी। और तो और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी जो पैंट थी वो घुटनों तक निकाली गई थी। उसका चेहरा आधा काटा गया था। जी हाँ, उसके चेहरे को पिज़्ज़ा की स्लाइस की तरह काट कर यहाँ से निकाल दिया गया था। इस सब से चारों तरफ हड़कंप मच गया। पूरे गांव में, उस शहर में इतना ज़्यादा लोगों के बीच में आक्रोश भर चुका था। वो नारेबाजी करने लगे थे। जिसके बाद इस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और भी ज़्यादा हंगामा स्टार्ट हो गया, क्योंकि जिस लड़की का ये शव था, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि इस लड़की का ना सिर्फ चेहरा काटा गया है, बल्कि इस चेहरे को काटने के बाद उसके अंदर एसिड भी डाला गया है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, उसका चेहरा काटने के बाद उसमें एसिड भर दिया गया था ताकि वो किसी को पहचान में ही ना आए। तो ऐसा इस लड़की के साथ किसी ने क्यों किया होगा, और ये लड़की कौन थी और इसके पीछे की क्या कहानी थी, इन सब को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। फिलीपींस का लापू-लापू शहर, जहां पर एक लड़की जिसका नाम क्रिस्टन ली था, वो अपने माता पिता के साथ एक मिडिल फैमिली में पैदा हुई थी। इनका परिवार बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास था। ये बस अपना गुजर बसर कर रहे थे। और जो ये क्रिस्टन ली थी, ये चाहती थी कि ये एक बड़ी ऑफिसर बने और इनकी फैमिली को यहाँ से बाहर निकाले और वो कुछ बड़ा करके दिखाए। और इसी सपने के साथ ये मन लगाकर पढ़ाई भी किया करती, और इसी के साथ इसका चर्च में भी मन लगा करता। ये जीसस को बहुत ज़्यादा माना करती, जिसके चलते शाम को 4 बजे ये हर रोज चर्च में जाया करती, वहाँ पर साफ सफाई करती, और रात को लगभग 7:30 या 8 बजे तक ये घर पर लौट आया करती। यही इसका हर रोज का रूटीन था। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता है। फिर आता है 9 मार्च 2019 का दिन। शाम के 4-4:15 बजे क्रिस्टन ली अपनी माँ से कहती है कि मुझे चर्च में जाना है। अपनी माँ को अलविदा कहकर वो चर्च में पहुंचती है। वहां पर जाकर वो साफ सफाई करती है और अपना कुछ जो भी काम था वो सब कुछ कर रही थी। और जो क्रिस्टन ली की माँ थी, वो अपने घर में खाना वगैरह पका रही थी, क्योंकि क्रिस्टन ली के पिता शाम को 7 बजे घर पर आने वाले थे अपनी ड्यूटी खत्म करके। इसीलिए अब जो क्रिस्टन ली की माँ थी वो खाना वगैरह बना रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम के 7 बज गए। उसके पिता भी आ चुके थे। अब उनको खाना देने के बाद 7:30 का टाइम हो चुका था। अब जो क्रिस्टन ली की माँ थी, उसे थोड़ी सी चिंता होने लगी, क्योंकि उनकी बेटी अभी तक आ जाया करती। उन्होंने क्रिस्टन ली के पिता से भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, अभी तो टाइम पड़ा है, वो अपने आप आ जाएगी। लेकिन ऐसे ही टाइम बीतता रहा। 8 के 8:15 हो चुके थे। अभी तक क्रिस्टन ली घर पर नहीं आई थी। अब इन दोनों की टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जिसके बाद ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने क्रिस्टन ली को देखा है। किसी ने भी उसको नहीं देखा था। जिसके बाद ये जो आसपास के लोग थे, ये भी इनकी मदद करते हैं और उसके घर के आसपास सब जगह ढूंढते हैं। लेकिन अभी तक क्रिस्टन ली का कुछ भी पता नहीं चलता। रात के 9 बज चुके थे। जिसके बाद ये फैमिली सीधी पुलिस स्टेशन में जाती है। वहाँ पर जाकर इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई कि हमारी बेटी शाम को 4 बजे से गायब है। वो 8 बजे तक घर पर आ जाया करती, लेकिन आज 9 बज चुके हैं, वो अभी तक घर में नहीं पहुँची है। पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट लिख ली और वो उनको ढूंढने के लिए निकल भी गए। और यहाँ पर आप लोग पुलिस वालों को देखो कि वो कैसे लोग थे। वो कहीं और जाकर क्रिस्टन ली को नहीं ढूंढ रहे थे, बस वो क्रिस्टन ली का जो घर था उसके आसपास के इलाकों में ही उसे ढूंढ रहे थे, जहां पर उसके माता पिता पहले ही उसे ढूंढ चुके हैं। पुलिस वाले ऐसे ही वहां पर ढूंढते रहते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद उस शहर के थोड़े से बाहर एक खेत है। खेतों के बीच में एक लड़की की लाश मिलती है। वहां से एक बुजुर्ग ने पुलिस के पास फोन किया कि एक लड़की की लाश यहाँ खेतों के बीच में पड़ी हुई है।
पुलिस वाले फोन सुनते ही भागकर वहां पर आते हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये लड़की, इसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है, उसकी पैंट जो कि घुटनों तक निकाल रखी है, और तो और उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था ताकि वो किसी को भी पहचान में ना आए। और तब तक वहां पर जो क्रिस्टन ली के माता पिता थे वो भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने आकर देखा, उन्होंने पास में जो क्रिस्टन ली के कपड़े पड़े थे और जो उस लड़की ने पैंट पहनी थी, उन सबको देखकर उन्होंने पहचान लिया था कि ये बेटी उन्हीं की है, यानी कि ये क्रिस्टन ली ही थी जिसका चेहरा इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था और उसको इतना बुरा मारा गया था। पुलिस वालों को उसका चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको ना सिर्फ मारा गया था बल्कि उसके चेहरे का एक स्लाइस, पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह उसका चेहरे का एक हिस्सा निकाल लिया गया था काट कर। इसके बाद पुलिस वाले वहां के लोगों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, क्योंकि ये सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि एक लड़की का ऐसे मर्डर कैसे हो सकता है। पुलिस के ऊपर अब दबाव था। पुलिस वालों ने जल्दी से इस लड़की को उठाया, एम्बुलेंस में डाला, हॉस्पिटल में भेज दिया। हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद गांव वाले और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे, क्योंकि ना सिर्फ इसका चेहरा काटा गया था बल्कि इसका चेहरा काटने के बाद उस कटे हुए हिस्से को ऐसे फाड़ कर उसके अंदर एसिड डाला गया था। अब आप सोच सकते हैं कि इसके साथ कितना बुरा हुआ था। और वहां पर पुलिस के कहने पर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी लिख दिया कि इस लड़की के साथ कोई भी रेप नहीं हुआ, जबकि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इस लड़की के साथ रेप हुआ था, क्योंकि ये पुलिस वाले सोच रहे थे कि लोग पहले ही बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। अगर उन्हें इस बारे में भी पता चलेगा कि इस लड़की के साथ गलत हुआ है तो वो और ज़्यादा बिचर जाएंगे, वो सब पर गुस्सा करेंगे, जिसके चलते वो लोगों को शांत करते हैं और इस रिपोर्ट को उनके सामने रखते हैं। और फिर पुलिस वाले लोगों के सामने आते हैं। उन्होंने सब लोगों से कहा कि हमें यहाँ पर दो चीज़ लग रही है कि इस लड़की का मर्डर क्यों किया गया होगा। या तो इसकी किसी ने बलि दी है कोई रिचुअल वगैरह करने के लिए, या फिर इसको किसी ने ड्रग्स वगैरह के नशे में वो इतना ज़्यादा पागल हो चुका था, उसे पता ही नहीं चला कि उसने इस लड़की को इतनी बेरहमी से मार डाला। और जब ये सारी बातें पब्लिक ने सुनी तो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा फूट पड़ा था। सारे के सारे लोग जो शहर के लोग थे वो सड़कों पर आ चुके थे, जिसके चलते सरकार को इसके बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। उन्होंने यहाँ पर $2 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया कि जो भी उस क्रिस्टन ली के कातिल को पकड़ने में हमारी मदद करेगा उसको $2 मिलियन दिया जाएगा। और ये ऐलान होते ही पुलिस वालों की सरदर्दी और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोग 2 मिलियन के चक्कर में हर किसी पर ऐसे ही आरोप लगा रहे थे कि उसने मर्डर किया होगा, उसने मर्डर किया होगा। लोग पुलिस वालों के पास आते और ऐसे ही झूठा किसी का भी नाम लगा देते और उन्हें पकड़वा देते। और जब उनसे पूछताछ की जाती तो उनके पास पक्के सबूत होते कि वो वहां पर थे ही नहीं, वो तो कहीं और थे, जिसकी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ता। पुलिस वालों का अब सरदर्द बढ़ता जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और फिर सरकार ने इस मामले को पुलिस वालों से लेकर वहां की सबसे बड़ी एजेंसी NBI को इसे सौंप दिया गया। और NBI इस केस में घुसते ही उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। वो सीधे ही सारे के सारे CCTV फुटेज को खंगालने के लिए उस चर्च में पहुंचे कि वहां पर उनको क्या मिलता है। वहां पर जाने के बाद उन्होंने पहले तो वहां का रजिस्टर चेक किया, जिसके अंदर जो क्रिस्टन ली थी वो पहुंच तो वहां पर 4 बजे ही गई थी, लेकिन उसके जाने का टाइम 6:15 बजे का था। वैसे वो 7 बजे घर जाया करती, लेकिन आज 6:15 बजे उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी जल्दी यहाँ से निकल गई थी। इसके बाद वो लोग अब CCTV फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। जैसे ही उन्होंने CCTV फुटेज को देखा, वहां पर बाहर एक फुटेज के अंदर क्रिस्टन ली कैप्चर हो चुकी थी, उसके साथ एक व्यक्ति और था। ये दोनों वहां से चलते हुए जा रहे थे, लेकिन इन दोनों का पीठ कैमरे की तरफ था, इनका चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था कि ये दोनों है कौन। लोगों ने बस क्रिस्टन ली को तो पहचान लिया था उसके कपड़ों से और उसके हाव भाव से, लेकिन वो लड़का पहचान में नहीं आया कि ये लड़का कौन हो सकता है जो इसके साथ में चल रहा है।
अब एनबीआई वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है, जिसके चलते उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए कि ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जो इतनी बेदर्दी से किसी को मार सके। जैसे जैसे वो इस रिकॉर्ड को खंगालते जा रहे थे कि उनके सामने एक शख्स का नाम आता है और उस व्यक्ति का नाम योनस था, क्योंकि इसने काफी साल पहले जिसी लापू लापू सिटी के अंदर एक मर्डर किया था और इसी के चलते ये जेल में था और जेल से सजा काट कर ये अब बाहर आ चुका था। पुलिस वालों का शक था कि इसी ने ये सब कुछ किया होगा। पुलिस वाले सीधे ही उसके पास जाते हैं, उसे उठा लेते हैं और उसको अच्छा खासा टॉर्चर करते हैं। उसको टॉर्चर करने के दौरान भी वो बिल्कुल यही बात पर अड़ा हुआ था कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया है, वो अपने ऑफिस में था। उसने ये भी कहा कि आप लोग जाकर मेरे बॉस से पूछ लीजिए, मैं सिर्फ ऑफिस में ही था, मैं कहीं पर भी नहीं गया। और फिर पुलिस वाले उसके बॉस के पास पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद उसके बॉस ने बताया कि 9 मार्च को वो सारा दिन मेरे पास था और नाइट शिफ्ट में भी वो मेरे साथ ही था, तो उसका यहाँ से कहीं जाना और किसी का खून करना, इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके चलते अब पुलिस वालों ने हार मानी और उसको छोड़ना पड़ा। जिसके बाद पुलिस वाले अब क्रिस्टन ली के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि आपकी बेटी किन लोगों से बात करती है, उसकी हिस्ट्री के बारे में वो जानना चाहते थे कि वो लड़की कैसी थी, किससे बात करती थी, उसके कौन कौन दोस्त थे। लेकिन जो एक क्रिस्टन ली थी, इसे गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था और एनिमी वगैरह ये बहुत ज़्यादा फ़ोन के अंदर देखा करती। जिसके चलते इसके माता पिता ने कहा कि हमें तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वो सारा दिन इस फ़ोन के अंदर घुसी रहा करती, आप लोग इस फ़ोन को चेक कर लीजिए। उन्होंने फ़ोन उठाकर पुलिस वालों को दे दिया। जैसे ही पुलिस वालों ने वो फ़ोन लिया, उसके अंदर वो सब कुछ ढूंढ रहे थे कि उसमें एक लड़के का उन्हें नंबर मिलता है और जो ये नंबर था ये एक जॉन नाम के लड़के का था। जॉन कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टन ली का एक्स बॉयफ्रेंड था। पुलिस वालों को लगा कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसके चलते इसने अपना बदला लेने के लिए क्रिस्टन ली को मारा होगा। अब पुलिस वाले सीधे ही जॉन को उठा लाते हैं और उसकी अच्छी सेवा पानी करते हैं, उसको अच्छा खासा टॉर्चर करते हैं। लेकिन इन सब टॉर्चर के दौरान भी जो ये जॉन था, ये पुलिस वालों से यही बात कह रहा था कि मेरा कोई भी कसूर नहीं है। जिस टाइम पर क्रिस्टन ली का मर्डर हुआ था उस टाइम पर मैं अपने घर पर था, हमारे घर वालों से पूछ लीजिए, हमारे पड़ोसियों से पूछ लीजिए। लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी नहीं सुनना था। उन्होंने तो इसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया और तो और इसे अदालत में भी पेश कर दिया गया और अदालत में इसके ऊपर ये मर्डर का चार्ज भी साबित कर दिया गया कि इसने ही मर्डर किया है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी फैमिली वाले थे, घर वाले, उन्होंने अदालत में भी कहा कि हम आज के टाइम पर वहाँ पर जहाँ पर ये था हमारे साथ, उस टाइम के हम 9 लोग यहाँ पर आपके सामने इकट्ठा कर सकते हैं जो ये गवाही देंगे कि ये 9 तारीख को हमारे साथ में था। लेकिन पुलिस वालों को तो कुछ भी नहीं सुनना था। वो तो बस इस केस से अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे और इसको दोषी साबित करके इसको जेल में डालना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। उनके परिवार वालों की कुछ भी नहीं सुनी, इस पर आरोप लगाकर इसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन इसके जेल में जाने से पुलिस वालों की सरदर्दी कम नहीं होने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। क्योंकि उन लोगों का मानना था कि जो जॉन है वो कहीं ना कहीं सही कह रहा है। उसके माता पिता बता रहे हैं कि वो 9 लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं जिन्होंने 9 तारीख को उसको देखा था। तो यहाँ पर पुलिस वाले इस केस को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते लोग बहुत ज़्यादा भड़क चुके थे और इस वजह से पुलिस वालों को जॉन को रिहा करना पड़ा। और फिर ऐसे ही थोड़ा सा टाइम और बीतता है और 2 अप्रैल 2019 का टाइम आ चुका था। इस दिन दोबारा से जो क्रिस्टन ली थी, इसकी बॉडी को बाहर निकाला जाता है और इसका दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाता है। अब दोबारा पोस्टमार्टम होने पर ये अब रिपोर्ट में लिख दिया जाता है कि इसके साथ रेप भी किया गया था। ना सिर्फ इसके साथ रेप किया गया था बल्कि तेजदार हथियार इसके प्राइवेट पार्ट में डालकर उसको गोल गोल घुमाया गया था, जिसकी वजह से इसके इंटरनल ऑर्गन्स अंदर कट चुके थे और इसको इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी थी। अब आप लोग सोच सकते हैं कि इसके साथ कितना भयानक
कांड हुआ था। और तो और जब इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था उस टाइम पर ये जिंदा थी, इसका चेहरा काटा गया उस टाइम पर भी ये जिंदा थी। आप लोग और मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं समझ सकते कि वो उस टाइम पर कितने दर्द से गुजर रही होगी। और फिर ऐसे ही थोड़ा सा टाइम और बीतता है। 21 अप्रैल 2019 का टाइम आ चुका था। इस दिन लापू लापू शहर में एक दुकान के अंदर दिन दिहाड़े चोरी होती है और जब वो चोरी करके चोर वहां से भाग रहा था, आसपास के लोगों ने उसे पकड़ा और बहुत बुरी तरीके से उसे पीटा, जिसके बाद पुलिस को वहां पर बुलाया गया और पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया। पुलिस वाले उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं और जब कुछ उसने बताया वो सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि ये कोई मामूली चोर नहीं था बल्कि ये एक कातिल था और ये किसी और का नहीं बल्कि क्रिस्टियन ली का ही कातिल था। और इस व्यक्ति का नाम रोनेटो था, जिसने अब पुलिस वालों को A to Z शुरू से लेकर आखिरी तक की अपनी सारी कहानी सुना दी थी। उसने बताना स्टार्ट किया कि जब फरवरी 2019 में जो क्रिस्टियन ली थी उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई झगड़ा होने के कारण उसका ब्रेकअप हो चुका था। और जब क्रिस्टियन ली का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया उस टाइम पर जो क्रिस्टियन ली थी उसके फोन पर एक सीजे डियाज नाम के लड़के की उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो उससे बात करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा उसका दिल टूटा था, जिसके चलते अपने मन को बहलाने के लिए वो इस सीजे नाम के लड़के से बातचीत स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे इनकी बातें बढ़ती जाने लगी थी। अब पूरा पूरा दिन ये दोनों आपस में बात करते रहा करते और फिर एक दिन टाइम आता है 9 मार्च 2019 का, जिस दिन जो ये सीजे था उस दिन सीजे ने क्रिस्टियन ली से कहा कि हमें काफ़ी दिन हो गए एक दूसरे से बात करते हुए, तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्रिस्टियन ली ने भी हाँ भर दी कि मैं तुमसे मिल सकती हूँ। उसने टाइम बताया और जगह बताई। उसने वही जगह बताई थी, यानी कि चर्च के बाहर। उसने कहा था कि मैं 6:15 बजे तुम्हें मिलूंगी। जिसके बाद वो अपने घर से निकलती है, चर्च में पहुँचती है, वहाँ पर साफ सफाई करने के बाद 6:15 वो बाहर निकलती है और वो अपना फ़ोन निकाल कर उसके सीजे के पास मैसेज कर देती है। दूसरी तरफ से सीजे का भी मैसेज आ जाता है कि मैं भी पहुंच गया हूं। और जैसे ही क्रिस्टियन ली ने सीजे का मैसेज देखा कि उसने लिखा है कि मैं भी चर्च के बाहर ही हूं, वो इधर उधर देखने लगी कि तभी उसको सामने से दिखाई देता है एक 43 साल का व्यक्ति उसकी तरफ हाय करते हुए आगे बढ़ रहा है। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं तो यहाँ पर सीजे से मिलने आई हूँ, तो ये व्यक्ति कौन है जो मेरी तरफ ऐसे आगे बढ़ता आ रहा है। और वो धीरे धीरे पास आता गया और उसने पास आने के बाद क्रिस्टियन ली की तरफ अपना हाथ बढ़ाया उससे हाथ मिलाने के लिए, लेकिन क्रिस्टियन ली ने साफ इनकार कर दिया कि तुम कौन हो। वो उससे पूछने लगी, तब उसने बताया कि मैं ही तुम्हारा फ्रेंड सीजे हूँ। लेकिन यहाँ पर जो क्रिस्टियन ली थी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी, क्योंकि जिससे वो बात किया करती वो तो 23 से 24 साल का एक लड़का है और ये सामने एक अधेड़ उम्र का यानी कि 43 साल का व्यक्ति। उसने कहा कि मैं ही सीजे हूँ और मैं ही तुमसे सीजे बनकर बात किया करता। मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए रियल है, वैसे मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सामने नकली व्यक्ति बनकर बात किया करता। इस बात पर जो क्रिस्टियन ली थी वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई और वो वहां से जाने लगी। लेकिन जो ये व्यक्ति था ये भी इसका पीछा करता है। धीरे धीरे वो इसके साथ चलता है, इसको मनाने की कोशिश करता है। और यही वो व्यक्ति था जो उस समय पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज के अंदर क्रिस्टियन ली के साथ चलते हुए देखा था। और साथ चलते चलते जो ये रिनाल्डो था ये इसको मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, क्योंकि ये बहुत ही गंदा इंसान था। इसको पुलिस वाले काफ़ी बार उठाकर जेल के अंदर बंद कर चुके थे, क्योंकि ये हमेशा ही नशे में भंड रहा करता। 24 घंटे इसको बस ड्रग्स चाहा करती। ये सारा दिन ड्रग्स पीकर भंड होकर घूमा करता और आज के दिन भी ये ड्रग्स वगैरह पीकर यहाँ पर आया हुआ था और क्रिस्टियन ली को ये तंग कर रहा था। एक पॉइंट पर जाकर इन दोनों के बीच में बहुत गंदे वाली बहस हो चुकी थी और इतना ज़्यादा इसने नशा कर रखा था, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और अब धीरे धीरे रात हो चुकी थी, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ कैसे डील करे, जिसके चलते ये क्रिस्टियन ली के मुंह पर हाथ रखता है, उसे खींचकर खेतों की तरफ लेकर जाता है। वहां पर जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसको
वहीं पर मार डालता है और जिसके बाद वो एक चाकू से उसके साथ और भी गंदी हरकतें करता है। उसके प्राइवेट पार्ट में वो चाकू डाल देता है, साथ में उसका चेहरा भी काट देता है। अब वो सोच रहा था कि ये किसी को पहचान में ना आए, जिसके चलते अब रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो घर पर जाता है। वहां पर जाकर उसने कपड़े वगैरह चेंज किए, वो दुकान पर गया। दुकान पर जाकर उसने एसिड खरीदा और एसिड को लेकर वो वापस से इसी खेत में आया और खेत में आने के बाद अब उसने इस क्रिस्टियन ली के सर में एसिड डाल दिया ताकि वो किसी को भी पहचान में ना आ सके। और ये बयान सुनने के बाद पुलिस वालों के कलेजे कांप चुके थे, जिसके बाद इसे उठाकर अदालत में पेश किया जाता है। इसके घर से इसके खून से रंगे कपड़े भी पुलिस वालों को मिल चुके थे। अदालत में जब इसे पेश किया गया, इस पर ट्रायल स्टार्ट हो चुकी थी और ट्रायल के दौरान दिन आ चुका था 25 मई 2019 का। और इस दिन पुलिस वाले एक एक सेल को चेक करते जा रहे थे और जैसे ही वो रिनाल्डो की सेल में पहुंचे, वो देखकर चौंक चुके थे क्योंकि यहाँ पर रिनाल्डो ने खुद को फांसी लगा ली थी, उसकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद पुलिस वालों ने दुनिया के सामने ये आकर कह दिया था कि उसकी मौत हो चुकी है। अब ये केस को यहीं पर ख़त्म कर दिया गया। आप लोगों को क्या लगता है कि पुलिस वालों ने ही उसे मारा होगा या फिर उसने खुद ने ही फांसी लगा ली? आप लोग इसके बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।